हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग सी सेट 2022 पिछले साल का जो सी सेट का पेपर हुआ है उसके सेट ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हर सेशन में हम लोग जो है वो 10 क्वेश्चंस के आसपास लेते हैं। अभी तक 2 सेशंस हो चुके हैं। टोटल इस पेज पेपर के जो 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है पार्ट 3 में चलेंगे और आगे के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं क्वांट और रीजनिंग के वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। ए बी और सी जो क्यू में खड़े हैं वो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है अपने आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। ठीक है, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स और एक्स सेकेंड्स में टोटल कितने सेकेंड्स होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर वो भी आप चाहें तो। अदरवाइज ऑप्शन इस प्रकार के हैं कि आप बिना कैलकुलेशंस करे भी आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक, कैसे देखिए, एक मिनट में आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। देर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। एक घंटे में आपके 60 मिनट, तो उसके हिसाब से 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक, एक घंटे में, एक दिन में, 1 डे, एक दिन में आपके 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 24 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड और एक दिन में 24 घंटे, तो इतने सेकेंड्स हो गए। फिर अगर आप एक वीक में लें तो एक वीक मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। तो सिमिलरली इस वाली पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 7 कर देंगे तो 7 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और ऊपर मैंने एक मिनट से स्टार्ट किया है, इसके ऊपर एक सेकंड भी होगा क्योंकि ये एक सेकंड बोला है। ठीक है, तो एक सेकंड में तो एक ही सेकंड होगा, इसमें तो और कुछ हो नहीं सकता, है ना। अब हमें ये सारी वैल्यू मैंने आपको 1 के अकॉर्डिंग बताई है। अब इसने कहा है कि एक्स सेकंड्स में कितने सेकंड्स होंगे, एक्स मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे। तो जैसे एक मिनट में 60 सेकंड्स है, तो अगर ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाए, अगर एवरीथिंग हेयर गेट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं अगर ये सारी वैल्यूज को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, सारी वैल्यूज को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, और यहां पर भी। ठीक है, तो यानी कि एक्स सेकेंड्स, एक्स मिनट्स, एक्स आवर्स, एक्स डेज और एक्स वीक्स। ठीक, इन सबको मेरे को फिर ऐड करना है, सिंपल। तो देखो यहां से मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो ये एक्स सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होंगे, एक्स। ठीक है, एक्स मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 60x, प्लस एक्स आवर्स में कितने होंगे, 3600, 3600x, प्लस 1 डे यानी कि एक्स डेज, तो 24 इंटू 3600x, प्लस 1 वीक, तो 7 इंटू 24 इंटू 3600x, 3600। ठीक है, 7 इंटू 24 इंटू 3600x, इन सबको आपको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप यहां पर एक चीज चेक करो कि x को अगर आप कॉमन ले लेते हो, x को अगर आप यहां सबसे कॉमन ले लेते हो तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस 60 प्लस 3600 प्लस 24 इंटू 3600 प्लस 7 इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, x जो है यहां पर उठ के आ जाएगा बाहर से कॉमन। ठीक, अब मैं इतना लंबा लंबा आपको लिख के दिखा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप ये चीज आपको चेक करनी है, सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस देखो
तो आपकी जो यूनिट डिजिट है या जो वंस डिजिट है उसमें या तो 0 है या 1 है। ठीक, अब देखो ये जो पूरा का पूरा नंबर आपका बनेगा 1 + 60 + 3600 + 24 × 3600 + 7 × 24 × 3600, इसमें लास्ट की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो सकती है? इसमें जो लास्ट की यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकती है? 60 में तो यूनिट डिजिट क्या है? 0। 3600 में भी 0 है। 24 × 3600 करोगे तब भी 0 आएगा। 7 × 2400 × 24 × 3600 करोगे तब भी 0 आएगा। लेकिन लास्ट में ये जो 1 है, इससे आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगी। ठीक है, या तो सिंपली आपको कुछ मत करो, अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के चलो तो यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो यानी कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो जिसमें भी आपका आंसर यूनिट डिजिट 0 है, जिस भी ऑप्शन में, उसको आप डिलीट कर दो पहले ही, वो तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर कैन बी बी और आंसर कैन बी डी। ठीक है, अब अगर इन्होंने ये जो ऑप्शंस हैं अगर थोड़ा सा ऐसे दिए होते, आसपास के दिए होते, नज़दीक के दिए होते, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली देखना पड़ता कि वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है दैट इज 11,581, 11,581, और यहां पर ये जो वैल्यू दी हुई है देखिए कितनी ज्यादा है। ठीक है, कितनी ज्यादा वैल्यू है ये, 6,94,000 है ना, और ये वैल्यू है सिर्फ 11,500। अब आप यहां से देखो 3600 तो आपका यही है। 3600 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 36,000 तो वैसे ही हो गया, और उसका भी लगभग ये मतलब 2.5 गुना है। 2.5 गुना इन द सेंस 36,000 का 2.5 गुना। ठीक है, 3600 इंटू अगर आप 10 भी करते हो तब भी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 36,000। और ये वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 15,000 11,000 दी हुई है, और 36,000 के ऊपर मतलब 36,000 तो मैंने आपको सिर्फ बताया, अगर उसका डबल करोगे मतलब इसको अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे या 20 से भी करोगे, 3600 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 तो वैसे ही बन जाएगा, 72,000। और यहां पर देखो उस वैल्यू के साथ आगे 7 भी मल्टीप्लाइड में है, तो ये सब चीजें जब ऐड होंगी तो ऑब्वियस है कि 11,000 से तो ये कई ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप यहां पर कैंसिल कर सकते हो और आपका जो आंसर बनेगा, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, अगर इसने ऑप्शंस ऐसे दिए होते कि वैल्यूज आसपास की होती तब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता, अदरवाइज हम ये देख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी इच्छा है तो आप ये पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा और ऐड करके देखिएगा, आंसर आपका जो है वो यही आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ये जो 6 लोग हैं ये परिवार के एक सदस्य हैं, जिसमें से आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। स्पाउस का मतलब होता है, मतलब ये आर और क्यू जो है ये पति पत्नी है। अब इसमें से कौन पति है कौन पत्नी है ये यहां पर मेंशन नहीं है, आगे देखते हैं, हो सकता है मेंशन हो। चलिए आगे देखेंगे। यू इज द मदर ऑफ टी। ठीक है, यू जो है वो टी की मदर है। अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और जो चीजें हमें क्लियरली पता लग रही हैं वो हम ड्रॉ भी करते रहेंगे। यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। P's daughter is T and R's son is P and there are 2 couples in the family, which one of the following is correct? ठीक, सबसे पहली चीज देखो यहां पर लिखी है कि there are 2 couples, यानी कि परिवार जो 6 लोगों का है उसमें से 2 कपल्स हैं, यानी कि 2 क्या है, जोड़े हैं, तो 2 कपल्स। अब देखो 2 कपल्स में हमें सबसे पहली चीज तो ये पता है कि R और Q जो है, क्योंकि R इज द स्पाउस ऑफ Q, तो यानी कि एक कपल तो R और Q होगा। ठीक है, एक कपल तो ये है। दूसरा कपल देखते हैं क्या बनता है, लेकिन इसमें से ये चीज का ध्यान रखें कि कपल अगर है लेकिन हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है ये नहीं पता, क्योंकि इनका जेंडर डिफाइन अभी तक हमें नहीं पता लगा पहले वाले में। आगे देखो यू इज द मदर ऑफ टी। अगर मैं टी यहां पर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाऊं टी और टी के ऊपर बनाऊं मैं यू, और यू इज द मदर ऑफ टी, और मेरा तरीका है कि जिसका मुझे जेंडर पता है उसके मैं ब्रैकेट में या तो मेल है तो एफ और फीमेल है तो मेल है तो एम और फीमेल है तो एफ, ये लिखता हूं। ठीक, तो यू इज द मदर ऑफ टी, यानी कि यू इज डेफिनेटली अ फीमेल क्योंकि मदर है। इसके बाद एस इज द डॉटर ऑफ यू, और एस जो है वो डॉटर है, लड़की है, मतलब ये भी फीमेल है, डेफिनेटली फिक्स है। एंड पी इज डॉटर इज टी। अच्छा, एक कोई व्यक्ति पी भी है
जिसकी डॉटर कौन है, टी, यानी कि टी अगर डॉटर है तो टी भी यानी कि फीमेल है, ये भी क्लियर है, ठीक है। एंड आर्स सन इज पी, आर सन इज पी, तो यानी कि पी अगर सन है तो पी यानी कि मेल है, ठीक है। तो मतलब हमें ये चीज यहां से पता लग गई कि ये दोनों कौन है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि एक कपल आर और क्यू का है और दूसरा कपल हमारा यू और पी का है, ठीक है। दो कपल हमें पता लग गए, एक कपल हमारा आर और क्यू है, दूसरा कपल हमारा यू और पी है, और यू और पी में हमें जो है जेंडर पता है, एस और टी का भी हमें जेंडर पता है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, ये पति है ये पत्नी है और ये उनकी दो लड़कियां हैं, ठीक है, ये दो उनकी डॉटर्स हैं। आर जो है वो कौन है वो नहीं पता, आर का लड़का पी है ये पता है, लेकिन आर मेल है कि आर फीमेल है वो नहीं पता, और आर और क्यू जो है वो पति पत्नी है, ठीक है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी ये नहीं पता। मतलब 6 लोगों में से रिलेशन हमें पता लग गया सबका, लेकिन जेंडर 2 लोगों का नहीं पता है, ठीक। चलो अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, क्यू जो है वो टी के ग्रैंडफादर हैं। अब जब तक हमें क्यू का जेंडर नहीं पता तो हम ये चीज नहीं बता सकते कि क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, ठीक है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स तो हैं, आर और क्यू जो है वो एस और टी के ग्रैंड पेरेंट्स तो है, बट कौन ग्रैंड मदर है कौन ग्रैंड फादर है हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए क्यू इज द मदर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, ये गलत है, नहीं बता सकते, ठीक। इसके बाद क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, अब जब ग्रैंड फादर नहीं पता लगा तो ग्रैंड मदर भी नहीं पता लगेगा क्योंकि जेंडर नहीं पता हमें क्यू का। फिर आर इज द मदर ऑफ पी, अब फिर वही प्रॉब्लम कि आर का हमें जेंडर पता ही नहीं है, अगर हमें आर का जेंडर नहीं पता तो आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द फादर ऑफ पी, वी कैन नॉट से, तो दिस ऑल्सो गोज अवे। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि टी का हमें स्पेसिफिकली जेंडर पता है कि टी इज अ फीमेल और इनकी ग्रैंड डॉटर ये है, ठीक है। भले ही क्यू जो है वो मेल हो या क्यू जो है वो फीमेल हो, क्यू की ग्रैंड डॉटर टी है, दैट इज 100% करेक्ट। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग द क्वेश्चन, कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी 1-2 कर चुके हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके आधार पर हमें चीजें कुछ बनानी होंगी स्टेटमेंट्स के आधार पर, और फिर ये बताना होगा कि उन दोनों स्टेटमेंट में से हम क्या क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं या नहीं, ठीक। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, यानी कि अगर ये आर है और ये अगर क्यू है तो सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर। दूसरा कह रहा है कि सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आर, सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आर, ठीक। अब हम इसमें से देखिए, क्वेश्चन है कि हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, सिटी पी जो है वो सिटी क्यू से कितनी दूर है। अगर मैं सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट का यूज करूं उसमें तो सिर्फ क्यू और आर का जिक्र है, ठीक है, उसमें तो पी का कहीं मेंशन भी नहीं है, तो पी क्यू से कितना दूर है, मैं क्या स्टेटमेंट 1 अलोन पढ़ के बता सकता हूं, नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन कैन नॉट आंसर दी क्वेश्चन, ठीक। स्टेटमेंट 2 जो है वो पी और आर का जिक्र कर रहा है कि उसमें P जो है वो R से 43 किलोमीटर दूर है, उसमें Q का कहीं पर मेंशन नहीं है, तो क्या स्टेटमेंट 2 अलोन का यूज करते हुए मैं क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं, फिर से अगेन अ बिग नो, नहीं दे सकता। अब मैं दोनों स्टेटमेंट्स का अगर यूज कर लूं, मतलब ये मेरा अरेंजमेंट बन रहा है इस तरीके का, अगर मैं इन दोनों अरेंजमेंट्स का यूज कर लूं तब मैं क्या बता सकता हूं कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया है कि ये इधर की तरफ को है, P कैन बी एनीवेयर, P आपका यहां भी हो सकता है क्योंकि आपको तो सिर्फ P और R के बीच की डिस्टेंस पता है, P हमारा यहां भी हो सकता है, ठीक है, अगेन एट 43 किलोमीटर, P मान लीजिए यहां भी हो सकता है। तो मुझे जब अगर P की एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगा कि Q और P के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 का इस्तेमाल करके भी मैं नहीं बता सकता कि P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज both statements 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं अब सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आ गए, ठीक।
सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन करने के लिए आपने या तो मतलब एक सिंपल तरीका होता है कि आप स्केल डायग्राम्स बनाएं, ठीक है, वेन डायग्राम्स उनको बोले जाता है, अगर आप या तो वो बनाएं, मेरा तरीका वही है, मैं सिंपली वही बनाता हूं। अदरवाइज कहीं कहीं पर आपने हो सकता है कि अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो कुछ फॉर्मूलेज वगैरह के यूज से इस चीज़ को बताते हो, बट दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो बेटर है कि सिंपली अगर आप वेन डायग्राम्स की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बड़े आराम से हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट के आधार पर अपने डायग्राम बनाने होंगे और चेक करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमें स्टेटमेंट्स के आधार पर वेन डायग्राम्स हर पॉसिबिलिटी को लेके बनाने होंगे, ठीक है, कैसे अभी आपको समझ में आएगा। और उनमें से अगर एक भी पॉसिबिलिटी में हमारा कंक्लूजन जो है वो फेल कर जाता है तो हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। मतलब कंक्लूजन को फॉलो करने के लिए हर अरेंजमेंट में जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक, ऑल पेन्स आर बुक्स, यानी कि ये अगर पेन है तो सारी की सारी पेन बुक्स के अंदर है, ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो चेयर इज अ पेन। अच्छा एक चीज पहले देखो, स्टेटमेंट 1 ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ऑल पेन्स आर बुक्स, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बन सकता है क्या? सोचो, देखो इसका कोई भी और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑल पेन्स आर बुक्स, जब भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, तो हमेशा अरेंजमेंट ऐसा ही बनता है, एक के अंदर दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो, नो चेयर इज अ पेन। अब नो चेयर इज अ पेन में कैसे होगा? नो चेयर इज अ पेन, यानी कि पेन और चेयर के बीच में कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए। तो नो चेयर इज अ पेन, इसमें मैं चेयर को यहां पर भी बना सकता हूं, ठीक है, नो चेयर इज अ पेन, ठीक है, बिल्कुल कॉमन एरिया नहीं है। और एक दूसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है, देखो ये अगर मेरी पेन है, ये अगर मेरी बुक है, और अगर मैं ऐसे बना लूं चेयर को, तब भी तो ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूं कि जितने भी अरेंजमेंट्स पॉसिबल बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। देखो नो चेयर इज अ पेन, बिल्कुल ठीक है, पेन और चेयर के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है। नो चेयर इज अ पेन, कॉमन एरिया पेन और चेयर के बीच में अभी भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखो अरेंजमेंट सिर्फ यही बन सकते हैं इस केस में। अब हमें एक एक करके कंक्लूजन चेक करना है। सबसे पहला कंक्लूजन कहता है कि ऑल चेयर्स आर बुक्स, ठीक है, द फर्स्ट कंक्लूजन सेज ऑल चेयर्स आर बुक्स, सारी की सारी चेयर्स बुक है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हालांकि सम चेयर्स आर बुक्स बट नॉट ऑल चेयर्स आर बुक्स, और जब तक ऑल चेयर्स आर बुक हर अरेंजमेंट में फुलफिल नहीं होता, हम इस कंडीशन को सही नहीं मानेंगे, ठीक है। और हमने एक ही अरेंजमेंट चेक कर लिया कि ऑल चेयर्स आर बुक्स यहां पर नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 या कंक्लूजन 1 विल नॉट फॉलो, ठीक। सेकंड कंक्लूजन में आइए, सम चेयर्स आर पेन्स। देखिए सम चेयर्स आर पेन्स तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर लिखा है कि नो चेयर इज अ पेन, कोई भी पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं है, और यहां पर कह रहा है कि कुछ चेयर जो है वो पेन है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। और आप डायग्राम में भी देख लीजिए कि सम चेयर्स आर पेन्स बिल्कुल भी नहीं है, सम चेयर्स आर पेन्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल बुक्स आर चेयर्स, सारी की सारी बुक्स चेयर्स हैं, यानी कि सारी की सारी बुक्स चेयर के अंदर आ रही हैं, ऐसा कहीं पर हो रहा है? यहां पर जरूर यह है कि सम बुक्स आर चेयर्स बट ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा कंक्लूजन कह रहा है कि नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक यहां पर सही है, लेकिन नो चेयर इज अ बुक यहां पर नहीं है, यहां पर सम चेयर जो है वो बुक है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रीजन बनेगा इंटरसेक्टिंग रीजन बीच का, इसमें ये चेयर्स ऐसी हैं जो बुक्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये अरेंजमेंट बनाते, अगर आप मल्टीपल नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, आप जैसे ये वाला अरेंजमेंट भी बनाएंगे और यहां पर आपने देख लिया कि सम चेयर्स आर बुक्स, और यहां पर कह रहा है कि नो चेयर इज अ बुक, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी कि चारों स्टेटमेंट ही यहां पर, या चारों कंक्लूजन ही यहां पर गलत है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिलोजिज्म का ही है, ठीक। उस वाले में सिर्फ 2 स्टेटमेंट दी थी और 4 कंक्लूजन थे, यहां पर 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी, देखिए कैसे। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है, कुछ डॉक्टर्स जो है वो टीचर्स है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, दिस इज डॉक्टर, दिस इज टीचर, ठीक। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है। अब इसको देखिए, आप ऐसे मत बनाइएगा कि ऑल, अगर आप ऐसा बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है।
बट सम डॉक्टर्स आर टीचर्स में यही बनेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स हो जाएगा वो, फिर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, या आप इसको ऐसा जरूर बना सकते हैं कि आप यहां पर टीचर बना लें और यहां डॉक्टर बना लें, ये जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये जरूर कर सकते हैं। ठीक, मैं फिलहाल इन दोनों को ही रहने देता हूं और आगे चलता हूं दूसरे स्टेटमेंट में कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सारे टीचर्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, यानी कि सारे टीचर्स इंजीनियर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या हो सकता है कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो ऐसा हो सकता है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट का एक दूसरा पार्ट बनाऊं कि ये अगर टीचर था, ये अगर डॉक्टर था और ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो वो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं यहां वाले कंक्लूजन को लेकर चल रहा हूं, अगर मैं इस वाले अरेंजमेंट को लेकर चलता हूं, देखो इस वाले अरेंजमेंट को भी अगर मैं लेके चलूं कि ये अगर मेरे टीचर्स हैं और ये अगर मेरे डॉक्टर्स हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। अब ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स में यहां पर भी फिर आपके दो अरेंजमेंट बन जाएंगे कि या तो आप ये ऐसे बना लीजिए, ये वाला इंजीनियर है, ठीक है, या फिर आप इसको ये टीचर है, ये आपके डॉक्टर्स हैं और ये आपका इंजीनियर है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये कहीं पर ना इंटरसेक्ट भी कर सकता है। मैं चलो इसको थोड़ा सा रुको, ऐसे भी कर सकते हो कि ये अगर आपका टीचर है और ये अगर आपका डॉक्टर है, ठीक है, और आपसे क्या कहा गया है कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स ये हो सकता है, या फिर ऑल टीचर्स एंड इंजीनियर्स आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा ऐसा भी हो सकता है। देखो ये टीचर, ये पूरा का पूरा डॉक्टर, और इसके अंदर अच्छा ये तो मैंने बना ही दिया है। हाँ चलो ठीक है, ये डॉक्टर ले लेते हैं, ये टीचर ले लेते हैं, इंजीनियर ले लेते हैं बाहर वाले। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। फिलहाल के लिए ये 4-5 अरेंजमेंट हमारे बन गए। अगला देखो, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सारे के सारे इंजीनियर्स जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। अब यानी कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो इसके बाहर बनेगा ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो या तो ये साइंटिस्ट है, अगर ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट तो फिर इसके एक बाहर बनेगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट अगर आप बनाओगे तो ये इंजीनियर था आपका। अब इसके बाहर अगर आप बनाओगे तो फिर तो आपके बहुत सारे अरेंजमेंट बन जाएंगे, ये आपका साइंटिस्ट हो सकता है। ठीक है, या इसके बाद आप अगर इसको बड़ा करोगे तो ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट में आपका ये चीज़ ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट में आपका ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब देखो क्या लिखा है, कंक्लूजन चेक करो, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, चेक करो, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, यहां बिल्कुल ठीक है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर यहां भी ठीक है, और सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर यहां भी ठीक है। ठीक है, तो यानी कि कंक्लूजन 1 जो है दैट विल फॉलो, कंक्लूजन 1 जो है दैट विल फॉलो, कंक्लूजन 1 ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सारे इंजीनियर्स तो डॉक्टर नहीं है, आप इस वाले को चेक कर लो, ये इंजीनियर है, दिस वन लाइन इज इंजीनियर, और ये डॉक्टर है, तो ये वाला जो रीजन है ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इंजीनियर नहीं है, तो कंक्लूजन 2 गलत। ठीक है, अगर एक भी अरेंजमेंट में कोई चीज गलत हो गई तो वो गलत। ठीक, और तीसरा कह रहा है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, जैसे इस वाले में आप देख लो ये वाला रीजन होगा कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, है ना, मतलब ये इंजीनियर था तो ये वाला रीजन होगा, ये वाला। ठीक है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इस वाले में ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो ये सारा का सारा हो जाएगा कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इसमें भी ये रीजन हो जाएगा, है ना, इसमें ये डॉक्टर है और ये वाला डॉक्टर है और ये वाला इंजीनियर है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा कि सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, तो ये तो सब में सेटिस्फाइड है। ठीक है, कि सम डॉक्टर्स आर या सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो यानी कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बट कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा है, 1 और 3 फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इसलिए जितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो पॉसिबल उनको बनाओ। क्वेश्चन ये देखने में थोड़ा सा लगता है कि ऐसे अरेंजमेंट्स हम कैसे बना पाएंगे, लेकिन आसान होता है, बना लेंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आते, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन या 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, उससे ज़्यादा नहीं आता है।
ठीक है, तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये एक सर्कुलर टेबल में के अराउंड बैठते हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। और सेंटर की तरफ को इनका, टेबल की सेंटर की तरफ को इनका मुंह है, लेकिन इसी ऑर्डर में बैठे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो ऑर्डर ही हमें बताना होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, एक सेंटर टेबल, मतलब एक सर्कल टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये एक सर्कुलर टेबल बन गई। अब इस सर्कुलर टेबल में क्या लिखा है कि ये इक्विडिस्टेंट बैठते हैं, मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठते हैं, ठीक है। सपोज ये इनकी चेयर्स है और सबका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ को है, दे आर ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, ठीक। अब देखो बी और डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, यानी कि बी और डी ऐसे हैं कि ना तो ये सी के बगल में बैठेंगे और ना ही ये सी के अपोजिट बैठेंगे, ठीक। ये कंडीशन एक है। तो अभी कौन कहां पर बैठेगा हमें नहीं पता लगा। आगे देखो, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठेगा, ये पता लग गया कि ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठेगा, और एफ जो है वो बी और एच के बीच में बैठेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड जो है दैट इज डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब है कि हर अरेंजमेंट में, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, उन हर अरेंजमेंट्स में कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। अगर सिर्फ करेक्ट पूछा होता तो आप एक के आधार पर भी जवाब दे सकते थे, लेकिन डेफिनेटली करेक्ट का मतलब यह है कि जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे उन सभी में वो चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, ए सिट्स बिटवीन ए एंड डी, अगर ए को मैं यहां बनाता हूं और यहां ई है और यहां अगर डी है, ये हो सकता है ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी। अब उसके बाद बी और डी जो है वो सी के बगल में नहीं बैठते और अपोजिट भी नहीं बैठते, यानी कि सी मेरा यहां नहीं आ सकता और सी मेरा यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। सी फिलहाल यहां आ सकता है, ठीक है, और सी मेरा यहां पर और यहां पर भी आ सकता है। सी के लिए 3 पोजीशंस अवेलेबल है, लेकिन एक चीज लिखी है कि एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, यानी कि एफ जो है वो बी और एच के बीच में बैठता है, यानी कि 3 पोजीशन हमें ऐसी चाहिए जहां पर बी, एफ और एच ये 3 बैठ सके, ठीक। अब वो 3 पोजीशन 1 2 3 ये भी हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है, 2 ही पोजीशंस बनती है, या तो 1 2 3 या 1 2 3, ठीक है। सपोज करो, चलो यहां से बना लेते हैं कि यहां पर एफ, यहां पर एच और यहां पर बी, ठीक है। ये अगर मैं बना लूं अरेंजमेंट कि एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, ठीक हो गया। अब देखो सी जो है वो डी और सी के बगल में और अपोजिट नहीं बैठेगा, तो सी यहां पर नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पर बगल में बी बैठा है, तो सी यहां बैठ सकता है, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ व्यक्ति कौन है, जी, वो यहां बैठ जाएगा, ठीक। तो ये एक अरेंजमेंट बना। अब इस अरेंजमेंट के आधार पर देखो, बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बी जो है वो ए और जी के बीच में बैठता है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेटली करेक्ट का मतलब बताया कि जो अरेंजमेंट हमारा बना है उसके आधार पर भी, या जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं सभी के आधार पर जो चीज बिल्कुल करेक्ट होगी वही डेफिनेटली करेक्ट मानी जाएगी। लेकिन हमने जो अरेंजमेंट बनाया है उसके हिसाब से पहला जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन ए जो है कि बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी वो सही नहीं हो रहा है, तो गलत हो गया, ठीक। सिमिलरली सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी जो है वो जी के अपोजिट बैठता है, नहीं, सी और जी तो अगल बगल बैठे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, देखो ई सिट्स अपोजिट टू एफ यहां पर सही हो रहा है, लेकिन ध्यान देना, ई सिट्स अपोजिट टू एफ यहां पर हो रहा है, लेकिन ई और डी की पोजीशन को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, जो मैं कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर डी और यहां पर ई रख दूं, अगर, क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या है कि ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठता है, तो चाहे मैं ये येलो कलर वाले आप देख लो ई और डी ऐसे, या व्हाइट कलर वाले देख लो डी और ई ऐसे, दोनों ही सही है। अगर पहला वाला होता जो येलो कलर में है तो ई सेट्स अपोजिट टू एफ वो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको व्हाइट कलर वाले को देखूं तो फिर ई सेट्स अपोजिट टू एफ नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली करेक्ट का मतलब यही है कि अरेंजमेंट हर पॉसिबल केस में सही होना चाहिए। तो डेफिनेटली करेक्ट के हिसाब से अगर आप व्हाइट वाले कलर को चेक करें यहां पर तो ई, एफ के अपोजिट में डी है, या ई के अपोजिट में चेक करें तो जी है, तो ई सिट्स अपोजिट टू एफ इज नॉट करेक्ट इन दैट केस, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर बनेगा। आई होप क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 5 फ्रेंड्स हैं, 5 दोस्त हैं, पी क्यू एक्स वाई और जेड, ये कुछ नोटबुक्स परचेज करते हैं। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, कि Z परचेज्ड 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड। Z ने कितनी नोटबुक्स खरीदी? जितनी X ने खरीदी उससे 8 ज्यादा, यानी कि Z इक्वल टू X प्लस 8। ठीक, P और Q टुगेदर परचेज्ड 21 नोटबुक्स, यानी कि P और Q ने मिलाकर टुगेदर 21 खरीदी, यानी कि P प्लस Q बराबर 21। Q परचेज्ड 5 नोटबुक्स लेस देन P। Q ने जो है P से 5 नोटबुक्स कम खरीदी, यानी कि Q इक्वल टू P माइनस 5। X और Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स, X प्लस Y टुगेदर 28 नोटबुक्स। ठीक, और लास्ट कह रहा है कि P परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन X डिड। P परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन X, तो P इक्वल टू X प्लस 5। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर आपको इन दो इक्वेशंस को आप पकड़ो, यहां पर दो इक्वेशंस, दो अननोन P और Q सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपली इसको अगर आप देखो तो P प्लस क्यू इक्वल टू 21, और इसको अगर आप देखोगे तो P माइनस क्यू इक्वल टू 5। ठीक है, कैसे? Q को इधर लाओ, P को इधर लाओ, तो P माइनस क्यू इक्वल टू 5। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये कैंसिल हो गया, 2P बराबर 26 और P बराबर 13। जैसे ही आपकी एक वैल्यू आ गई, आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। P बराबर 13 आ गया तो Q इक्वल टू P माइनस 5, यानी कि Q इक्वल टू 13 माइनस 5 इज 8। ठीक है, 8 आ गया। यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू P माइनस 5, x इक्वल टू P माइनस 5। P की वैल्यू है 13, माइनस 5 करोगे 8। ठीक, x की वैल्यू आ गई तो y की आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 28 है, तो y इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 माइनस 8 यानी कि 20। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है? x प्लस 8। x की वैल्यू है 8 और उसमें आप 8 और ऐड कर दोगे तो z भी मिल जाएगा, यानी कि 16। अब टोटल बुक्स इन्होंने कितनी खरीदी? P ने खरीदी इतनी 8 13, Q ने 8, X ने 8, Y ने 20 यानी कि 20 और Z ने 16। अब इन सबको आप जोड़ लोगे तो कितना बनेगा? 16 और 16 32, 32 और 13 45 और 65। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गई हमारी, नोटबुक्स हो गई 65, और हर नोटबुक की कीमत हमें दी गई है 40 रुपए। तो टोटल कीमत कितनी होगी? इसको मल्टीप्लाइड बाय 40 करोगे, यू विल गेट 2600, यानी कि 2600 रुपए जो है इन सभी किताबों का मूल्य होगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा था बट करने में बहुत आसान था, जल्दी से ये वहां पर हो सकता है एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कि अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर्स, 14:30 का मतलब होता है दिन के 2:30 बजे, एंड ड्रोव टू अ विलेज अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 आवर्स। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर समझाऊंगा। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स ही ड्रोव बैक बाय अ डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 times the first route at the rate twice as fast reaching the home at 1600 hours as compared to the clock at home the village clock is। ठीक, देखो क्या इसमें हो क्या रहा है, एक आदमी है वो अपने घर से एक विलेज में जा रहा है, एक गांव में जा रहा है। ठीक, उसके पास घड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी जरूर है, वो चला के जा रहा है, ड्राइव करके जा रहा है, बट घड़ी नहीं है। ठीक, मतलब रिस्ट वॉच उसके पास नहीं है। जब वो अपने घर से निकला तो उसने देखा कि घर की घड़ी में कितना बज रहा है? दिन के 2:30 बज रहे हैं, दोपहर के 2:30। ठीक, वो अपने घर से उसने देखा कि अच्छा 2:30 बज रहे हैं, चलो मैं निकलता हूं। उसने अपने घर का ताला वाला बंद किया और वो निकल गया। अब वो कुछ देर चला, उसको नहीं पता कितनी देर चला क्योंकि उसके हाथ में तो घड़ी है नहीं, वो चल रहा है, मतलब गाड़ी में चल रहा है। फिर उसके बाद वो गाँव में पहुंचता है। गाँव में पहुंच के वो वहां पर किसी से पूछता है कि चचा टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, तो चचा बताते हैं कि टाइम हो रहा है 3:15, कि बेटवा 3:15 बज रहा है। ठीक, तो ये टाइम हो रहा है गांव में और ये टाइम हो रहा है उसके घर की घड़ी में, जो वो घर में देख के आया था। रास्ते में उसको कितना टाइम लगा उसको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में घड़ी नहीं है। ठीक, अब वो वहां पहुंच गया, वो थोड़ी देर वहां पर बैठा, सुस्ताने लगा, थोड़ा रेस्ट किया, 25 मिनट। ठीक,
25 मिनट अगर उसने रेस्ट किया, उसके बाद वो फिर एक दूसरे रास्ते से जो है वो वापस अपने घर को जाने लगा। अब जो दूसरा रास्ता था वो 1.25 टाइम्स पहले वाले रास्ते से, जिस रास्ते से वो घर से गांव में आया था, उस रास्ते के मुकाबले ये रास्ता जो है 1.25 टाइम्स बड़ा था। दैट वाज 1.25 टाइम्स उसकी लेंथ थी, मतलब पहले वाले से 25% उसकी लेंथ ज्यादा थी जिस रास्ते से वो वापस जाएगा। लेकिन वो जब वापसी जाता है तो वो एट द रेट ट्वाइस एज फास्ट, मतलब वो जितनी स्पीड से पहले गाड़ी चला के आया था, अब वो उसकी दूसरी स्पीड से घर, डबल स्पीड से घर जाता है। ठीक। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर की घड़ी में जिसके हिसाब से वो घर से निकला था दिन के 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे, वहां पर अभी टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहा है। तो अब उसके ये बात समझ में नहीं आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो क्या गड़बड़ है। एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज। अब यहां पर उसको ये तो समझ में आ रहा है कि विलेज क्लॉक में कुछ तो गड़बड़ थी, वो घड़ी एग्जैक्ट तो नहीं थी। अब या तो वो स्लो थी या वो फास्ट थी, या वो 5 मिनट स्लो फास्ट थी, या वो 10 मिनट स्लो या 10 मिनट फास्ट थी। यही हमें उसको बताना है कि तुम्हारी जो गांव की घड़ी थी, जो तुमने देखी, जो तुमने चचा से पूछी थी, वो घड़ी गलत थी। ठीक है, मतलब चचा वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, उसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना जैसे वो सीरियल्स वगैरह में बोलते हैं, तो उस तरीके की बात कर रहा हूं मैं, इसको नेगेटिव तरीके से या अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। आप इसमें से खासकर ये जो विलेज वाली क्लॉक का टाइम है, उसको सही मान के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं मान के चलूं कि ये टाइम जो है वो सही है, क्योंकि नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यही तो हमें पूछा है, तो ये तो गड़बड़ है। तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक। अब आप देखो, जिस घड़ी के हिसाब से वो घर से निकला था और वापस आके उसने उसी घड़ी में टाइम देखा, तो टोटल उसको आने और जाने में कितना टाइम लगा, टोटल उसको आने और जाने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, वो निकला था दिन के 2:30 बजे और वापस आ गया 4 बजे, तो यानी कि उसको टोटल टाइम कितना लगा, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर या 90 मिनट्स उसको लगा। लेकिन ये 90 मिनट्स उसका टोटल ट्रेवल टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में वो 25 मिनट के लिए रुका भी था। ठीक है, उसने 25 मिनट का क्या लिया, रेस्ट, रेस्ट लिया 25 मिनट्स का। तो यानी कि उसका टोटल टोटल ट्रेवल टाइम, कि कितनी देर वो गाड़ी चलाता रहा, चाहे वो घर से गांव गया या गांव से वापस घर आया, कुल मिला के उसने गाड़ी कितनी देर चलाई, 90 माइनस 25, दैट इज 65 मिनट्स। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन उस प्रकार का बन गया। आपने जो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन कभी करे होंगे कि टोटल डिस्टेंस इतनी है, उसमें से कुछ डिस्टेंस इतने स्पीड में इतने टाइम तक चला, फिर इतने बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस इतने स्पीड और इतने टाइम में चला, तो एवरेज स्पीड निकालिए। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन बन गया अब कि टोटल उसने जो है 65 मिनट्स तक गाड़ी चलाई है, जिसमें से शुरुआती कुछ समय जब वो घर से गांव गया तो उसकी स्पीड जो थी और उसकी जो डिस्टेंस थी, वापसी में आने में स्पीड डबल हो गई है और डिस्टेंस जो है वो 1.25 टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मैं यहां पर 2 केस कंसिडर करके चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम होम टू विलेज, कि जब वो घर से गया गांव की तरफ, ठीक, होम टू विलेज, और यहां पर जब वो रिटर्न कर रहा है फ्रॉम विलेज टू होम। ठीक, अब देखो, जब वो होम से विलेज गया तो सपोज करो कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था x, यूनिट कुछ भी हो सकती है क्योंकि हम लास्ट में रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू x, और स्पीड उसकी मान लो यहां पर थी s। ठीक, तो उसको गांव से, घर से गांव जाने में कितना टाइम लगा होगा, सपोज कर लो t1, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, t1 इक्वल टू x बाई एस। अब जब वो विलेज से वापस गांव से घर आ रहा था तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, डिस्टेंस पहले अगर x था तो अब 1.25x हो गया है। यही चीज यहां पर लिखी है कि डिस्टेंस उसका जो है वो 1.25 टाइम्स हो चुका है।
लेकिन अब उसने क्या करा कि डिस्टेंस बढ़ गई है तो उसने अपनी गाड़ी भी और तेजी से चलाई। पहले वो घर से गांव एस स्पीड में गया था, अब उसने स्पीड दुगनी कर दी यानी कि 2s। ठीक, तो यहां पर अगर मैं इसका t2 निकालूं, दैट विल अगेन बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1.25x अपॉन 2s। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 65 मिनट्स बताया है, दिस इज नथिंग बट t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 यानी कि टोटल टाइम उसको लगा 65 मिनट्स, गाड़ी उसने 65 मिनट्स तक चलाई। 65 मिनट्स में से t1 टाइम के लिए वो घर से अपने गांव गया और t2 टाइम में वो गांव से घर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ गए बात। अब आप क्या करो कि t1 और t2 का निकाल लो रेशियो निकाल लो या एक दूसरे से डिवाइड कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि x और s जो हमने लेट किए थे, माने थे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो t1 बाय t2, तो x बाई s, और इसके डिवाइड में आप ये चीज रखोगे तो यहां पर 1.25x और यहां पर 2s, तो s से x कट गया, x से x कट गया, ये आ गया 2 अपॉन 1.25। ठीक है, रेशियो निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 200 बाई 125। 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 और 8, यानी कि t1 रेशियो t2 आपका आ गया 8/5। ठीक है, t1 बाई t2 आ गया आपका 8/5, और t1 प्लस t2 आपको पता है 65 है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप t1 और t2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सी सेट में जनरली मैं शॉर्टकट्स फॉलो नहीं करता और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ना करें। ठीक है, वैसे अगर किसी को आते हो, कोई अगर उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, पारंगत है, तो वो कर सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चंस अगर कहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक के चक्कर में अगर आप लगे रहे तो कभी कभार हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो। हमें क्या बताया गया है कि t1 बाई t2 का रेशियो इज 8/5 और t1 प्लस t2 इज 65। तो इसके हिसाब से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट t1 इज 40 एंड t2 इज 25। रेशियो निकाल के देख लो, 40/25, 5 से डिवाइड करोगे तो 8/5, यानी कि t1 उसको 40 मिनट और t2 में 25 मिनट्स, यानी कि घर से जब वो गांव गया तो उसको कितना समय लगा, 40 मिनट, और गांव से जब वो घर आया वापस तो उसको टाइम लगा 25 मिनट। अब जब वो यहाँ घर से निकला था तो 2:30 बज रहे थे, उसको लगे 40 मिनट, तो 40 मिनट का मतलब है कि वो गांव कितने बजे पहुंचा, वो पहुंचा 15:10 में। लेकिन उस समय जो गांव की घड़ी थी वो समय दिखा रही थी 15:15, मतलब 3:15, और एक्चुअल टाइम हो रहा था 3:10। ठीक है, तो यानी कि गांव की घड़ी क्या है, स्लो है कि फास्ट है, ये तो पहले ही ऑब्वियसली पता लग रहा है कि एक्चुअल टाइम इस समय 3:10 हो रहा है और घड़ी 3:15 दिखा रही है, तो घड़ी फास्ट है, और कितनी फास्ट है, 5 मिनट। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप चेक कर लो, 2:30 बजे वो घर से निकला, 40 मिनट चला तो 3:10 पर वहां पहुंचा, 25 मिनट उसने वहां पर वेट किया, यानी कि कितने बजे तक वेट किया, उसने वहां पर वेट किया है 15:35 तक। 15:35 तक उसने वेट किया, यहां से 25 मिनट, और उसके बाद वो 25 मिनट गाड़ी चला के वापस घर पहुंचा और टाइम उसको दिखा 4 बज रहा है। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि जो विलेज की घड़ी थी वो क्या हो रही थी, वो 5 मिनट फास्ट थी। द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के कर पाए तब, अदरवाइज फंस भी सकते हैं, और एग्जाम में थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या आदत नहीं है तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ, उनको एक व्यक्ति है एक्स, वो कुछ नंबर ऑफ पेन्स देना चाहता है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी, यानी कि ए को कितनी पेन मिल रही है, जितनी बी को मिल रही है उसकी दुगनी। ए को जो पेन मिल रही है वो सी की 3 गुनी है, थ्राइस एज ऑफ 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। ए गेट्स 4 टाइम्स एज ऑफ डी, ए गेट्स
5 times as of E and A gets 6 times as of F. ठीक है, तो हमें यह बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स शुड X बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज अ इवन नंबर, यानी कि हर A B C D E F G A F तक जिनको भी नंबर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ पेन्स मिले वो इवन नंबर ऑफ पेन्स हो। ठीक है, टोटल पेन्स कितनी होंगी, जितनी ए के पास है प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक, तो टोटल पेन्स कितनी होंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बट कंडीशन ये है कि सबके पास जो नंबर ऑफ पेन्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, देखो ए को तो ए ही रहने दो, बी की जगह आप a बाई 2 लिख सकते हो, सी की जगह आप a बाई 3 लिख सकते हो, डी की जगह आप a बाई 4 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 6। ठीक है, इन सबको अगर आप ऐड करना चाहो तो कैसे करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इन सब का आएगा 60, तो यहां पर a को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, मतलब a को मैं अगर यहां ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन ले लूं तो ये का आएगा 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू मेरे सामने आएगी ये आएगी 147A बाय 60, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स इतनी है। अब ये किसके बराबर हो, टोटल नंबर ऑफ पेन्स किसके बराबर हो। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपको 147, 150, 194, 294 और 300 ये 4 वैल्यू दी गई है। अब ये है मेरी टोटल नंबर ऑफ पेन्स। अगर मैं इसको 150 के बराबर रखता हूं तो ए को नंबर ऑफ पेन्स कितनी मिलेंगी, तब तो ये सॉल्व होगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होगा, पर डेसिमल में कुछ वैल्यूज आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं 300 तब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 300 डिवाइडेड बाय 147 फिर भी नहीं आएगा। अब इसके साथ अगर मैं सामने 147 रखता हूं, अगर मैं 147 रखता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 147 से 147 डिवाइड होगा और a की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक, और मुझे लगेगा कि मेरा आंसर यही है क्योंकि मेरे को तो वैल्यू मिल गई और ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है तो मैं लगा दूंगा, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, देखो a को अगर 60 पेन्स मिल गई, ठीक है, a को 60 पेन्स मिल गई, b को उसकी आधी मिलेंगी क्योंकि b इक्वल टू a बाई 2 है, तो b को कितनी मिलेंगी 30, सॉरी b को मिलेंगी, a को 60 b को 30, c को मिलेंगी a की 1/3 यानी कि 20, d को मिल जाएंगी a बाई 4 यानी कि 60 बाई 4 यानी कि 15, e को मिल जाएंगी 16 बाई 5 दैट इज 12, और f को मिल जाएंगी 60 बाई 6 दैट इज 10। अब आपको लगेगा कि इसमें गड़बड़ क्या है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू को, अगर आप ध्यान से देखो इस वाली वैल्यू को, तो d को 15 पेन मिल रही है एंड 15 इज नॉट एन इवन नंबर। हमसे कहा गया था कि हर व्यक्ति को इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलनी चाहिए, तो इसलिए ये यहां पर गलत हो रहा है इस वजह से। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 147 की बजाय अगर 294 रख दूं, अगर 197 की जगह 147 की जगह 294 रख दूं तो a की वैल्यू मेरी 60 की बजाय 120 आ जाएगी। और फिर अगर मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करूं तो देखो a को मिल जाएंगी 120, b को मिलेंगी उसकी आधी दैट इज 60, c को मिलेंगी उसकी 1/3 जितनी a को मिली है उसकी 1/3, ठीक है, c को मिलेंगी 1/3 यानी कि 40, d को मिलेंगी 1/4 दैट इज 30, e को मिलेंगी 1/5 दैट इज 24, और f को मिलेंगी 1/6 दैट इज 20। अब देखो इस कंडीशन में सारी वैल्यूज जो है दे आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, मेरा आंसर क्वेश्चन में बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ना कि ऑप्शन ए, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है कि सबको इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलनी है। अगर 147 लेके चलेंगे तो इवन नंबर्स नहीं आ रहा है, डी के पास 15 पेन हो रही है विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये इक्विडिस्टेंट बैठ रहे हैं फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, फिर से एक सर्कुलर टेबल आ गई, बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल आ गई,
इस सर्कुलर टेबल के अराउंड वो लोग फिर से बैठे हैं, लेकिन इस बार 6 ही लोग हैं। पिछले बार 8 थे, इस बार 6 ही हैं। और अगेन दे आर फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर और इक्विडिस्टेंट बैठे हैं। ठीक है, सपोज करो ऐसे 3 4 5 और 6 ऐसे बैठे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसमें वही 2 स्टेटमेंट है और उसके आधार पर मुझे बताना है कि किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। मैं पहले स्टेटमेंट चेक करूंगा कि B इज सिटिंग अपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग अपोजिट टू F, अपोजिट टू E। चलो मैं इसको कुछ भी बनाना शुरू कर सकता हूं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर B यहां बैठा है तो B इज सिटिंग अपोजिट टू C, तो सपोज कर लो C यहां पर है, B C के अपोजिट है और D जो है वो E के अपोजिट है। तो D E के अपोजिट है तो कहीं पर भी आ सकता है। अगर मैं यहां D बना दूं, रुको इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं ताकि अपोजिट दिखाई दे। ठीक है, अब दिख रहा है ना अपोजिट। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, सबसे पहले B इज सिटिंग अपोजिट टू C, ठीक है, और D इज सिटिंग अपोजिट टू E। अब मैं D को अगर यहां बनाऊंगा तो E यहां आ सकता है, D को मैं यहां बनाऊंगा तो E यहां आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो D यहां बना दिया, E यहां बना दिया, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस पोजीशन पे E और D कुछ भी आ सकते हैं, इस पोजीशन पर भी E और D कुछ भी आ सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं बनाऊं तो B और C कुछ भी आ सकते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अभी तो देखो मुझे ए ही नहीं पता, ए के बगल में तो मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे ये तो पता लगे कि ए कहां पर है। ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 के आधार पर मैं ये नहीं बता सकता कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट अगर चेक करूं कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक, चलो मान लो बी ये है, बी का चलो पहले एक ही कंडीशन लेके चेक करते हैं कि मान लो बी यहां पर था और बी का इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि इनका फेस इस तरफ को है तो इमीडिएट लेफ्ट ये होगा। तो यहां पर अगर मान लो एफ है, ठीक है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो उस कंडीशन में ए यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बची हुई एक ही पोजीशन है। अब ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए अगर इधर को फेस कर रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो क्या मैं सिर्फ स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लेके चलूं कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बाकी कुछ नहीं है, ये वाली कंडीशन है ही नहीं। अगर मैं सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं तो ये कंडीशन है ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, जो स्टेटमेंट 2 है उसके हिसाब से अगर ये 6 लोग की सीट्स लगी है ऐसे, यहां पर अगर मान लो बी बैठा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है, बस इतना ही लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि बी एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक, अब उसके हिसाब से ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है मैं क्या बता सकता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ए कहां बैठेगा इन 4 पोजीशंस में से, तो उसके आधार पर मैं ये नहीं बता सकता कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा। यानी कि स्टेटमेंट 2 अलोन से भी मुझे जवाब नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, अब देखो अगर मैं कंबाइन करूं तो मैंने आपको बताया था पीछे कि यहां पर ई और डी हो सकते हैं या यहां पर डी और ई हो सकते हैं। यहां पर अगर बी है ऊपर मान लो तो यहां सी हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर चलता भी हूं तो यहां पर ए हो गया। अब ए के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि ए अगर ऐसे बैठा है तो ए का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, तो यहां पर कौन बैठा है, या तो ई है या डी है, मुझे नहीं पता। तो हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, या तो ए या तो ई है या डी है, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन है। ठीक है, तो जब तक मैं श्योर नहीं हूं कि कौन है मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स का यूज करके भी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आंसर क्या बनेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स का अगर मैं इस्तेमाल कर भी लूं मैं तब भी नहीं बता सकता या क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चंस भी यहीं पर हमारे इसी के साथ समाप्त होते हैं और 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं इस पेपर में चेक कर रहा था, आई थिंक अराउंड 51 या 52 के आसपास जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है रीजनिंग और क्वांट के मिला के, तो 30 तो हो चुके हैं। जो 20, 21 या 22 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी हम लोग 2 सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वी विल मूव ऑन टू दी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ओके, तो ये सेशन आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं। लेकिन अपने डाउट्स को प्लीज क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई डाउट होता है तो वो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और वीडियो के रिगार्डिंग आपके अगर कुछ भी फीडबैक्स हैं तो वो भी हमें जरूर दें। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं डिस्कशन। अगले सेशन में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बहुत जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।